नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, चुनाव की जो तस्वीर दिखाई जा रही है वो मोदी जी के लिए इतनी खुशनुमा भी नहीं है। दरअसल मोदी जी इस वक्त में या मौजूदा वक्त में कई बड़ी समस्याओं से घिरते चले जा रहे हैं। मिसाल के तौर पर जो समस्या बड़ी विकराल है और सर पर खड़ी है सरकार के, वो किसानों का मामला है, किसानों का आंदोलन है एमएसपी को लेकर। और हर दिशा से, दिल्ली में हर दिशा से, चारों दिशा से किसानों का जत्था सैकड़ों में, हजारों की तादाद में जैसे कूच कर रहा हो, और जिसके लिए मोदी जी के पास कोई काट नहीं है। सड़कों पर कीले बिछाने से इस तरह के आंदोलन दबाए नहीं जा सकते। अब अगर आप किसान अलग कर दें तो बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या बनकर मोदी जी के लिए एक चुनौती बन गई। जितने भी सर्वे अभी आए, चाहे वो गोदी मीडिया के हों या इवन सरकार के हों, इस देश में, यकीन मानिए, इस देश में जगह जगह बेरोजगार युवकों के धरने चल रहे हैं। ये अलग बात है कि गोदी मीडिया उसे दिखाता नहीं। समस्याएं और भी बहुत हैं, लेकिन इन सब के बीच जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण मोदी जी चाहते थे, चाहे वो राम मंदिर हो, चाहे वो CAA हो, चाहे वो यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, अब ये इत्तेफाक है उसका असर भी कम है। और आप कह सकते हैं कि चुनाव के लिए, 2024 के फाइनल के लिए मोदी जी के पास अब तक कोई बड़ा नैरेटिव नहीं है चुनाव का। और शायद इसीलिए मोदी और शाह की जो निगाह है, जो नजर है, वो एक जगह आकर रुक गई है। इंडिया अलायंस, इंडिया गठबंधन। अब ये जो इंडिया अलायंस है, इंडिया गठबंधन, इसका जो वोट शेयर, इसका जो वोट है यूनाइटेड अपोजिशन का, अब ये भी इत्तेफाक है कि वो बीजेपी से कहीं ज़्यादा है। ये जो वोट शेयर है ये कहीं ज़्यादा है। यानी अरिथमेटिक में, वोट की गणित में अगर विपक्ष पूरा एक हो जाता है तो मोदी जी पे भारी पड़ जाएगा। यानी वोट की गणित में विपक्ष बीजेपी से आगे है, और इसीलिए मोदी और शाह चाहते हैं कि इस इंडिया अलायंस को किसी भी कीमत में, किसी भी सूरत में अगर इसको ध्वस्त कर दिया जाए, इसकी रीढ़ तोड़ दी जाए, तो फिर एक रास्ता निकल सकता है जिस रास्ते पर चलकर मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ ले सकते हैं। अब इसको वो कैसे तोड़ेंगे, स्ट्रैटेजी क्या है, रणनीति क्या है, फॉर्मूला क्या है, आज उसी गोल्डन फॉर्मूले की परतें खोलना चाह रहा हूं, जिस फॉर्मूले के जरिए मोदी और उनके चाणक्य 24 की बाजी पलटना चाहते हैं। अब दोस्तों, मोदी जी और उनके जो चाणक्य हैं अमित शाह, उनकी जो कोर स्ट्रैटेजी है इस बार 2024 की, क्योंकि पहली बार 2014 और 19 के बाद पहली बार ये पहला इलेक्शन है जब एक अपोजिशन यूनाइटेड होके मोदी जी के सामने खड़ा है, जिसका वोट शेयर ज़्यादा है उनसे। ये एक बड़ी चुनौती है, और इस चुनौती से निपटने के लिए जो मोदी जी का फॉर्मूला है, या आप यूँ कह सकते हैं उनके चाणक्य अमित शाह का जो फॉर्मूला है, इसको समझना बहुत मुश्किल नहीं है। इसको समझना आसान है, और मैं सारी परतें इसकी खोलने जा रहा हूँ इस फार्मूले की। असल में ये जो फार्मूला है, इसके 3 मॉडल हैं, इसके 3 मॉडल हैं, इसके 3 आयाम हैं, 1, 2, 3, और ये तीनों ही मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ, जिसके ज़रिए मोदी जी अपोजिशन को पूरी तरह से ध्वस्त करना चाहते हैं, और उसी को ध्वस्त करके जीत का रास्ता प्रशस्त करना चाहते हैं। अब ये जो फॉर्मूला है, जो स्ट्रैटेजी है उनकी, इलेक्शन स्ट्रैटेजी 2024 की, पहला मॉडल, फर्स्ट मॉडल है नीतीश कुमार मॉडल, नीतीश मॉडल। नीतीश मॉडल का मतलब यह है कि जो भी इंडिया अलायंस का कोर मेंबर है, इंडिया अलायंस में जो भी पार्टी शामिल है, उसको एक सीधा सीधा ऑफर है कि आप एनडीए के अगर पार्टनर रहें तो आप वापस एनडीए में आ सकते हैं, और अगर आप एनडीए के पार्टनर नहीं हैं तो आप पहली बार एनडीए में शामिल हो सकते हैं। सीट शेयरिंग की जाएगी, ईडी और इनकम टैक्स की सारी फाइलें बंद होंगी, और जिस तरह की भी सुविधा चाहिए, भारत रत्न से लेकर पद्म भूषण तक, जिसको भी आप चाहते हैं दिलाना, वो हम देने को तैयार। सारे ऑफर प्लेटर पर हैं, तश्तरी पर हैं। अब इस मॉडल से जो सबसे बड़ा फ़ायदा मोदी जी को हुआ वो ये कि इंडिया अलायंस के जो तथाकथित सूत्रधार थे नीतीश कुमार, वही इंडिया अलायंस को छोड़कर बिहार में
उनके साथ आ गए। और नीतीश कुमार के आने के बाद एक रास्ता खोला गया RLD, जी हाँ, राष्ट्रीय लोकदल, चौधरी चरण सिंह की पार्टी, उसके जो आज के मुखिया हैं जयंत चौधरी के लिए, जो अभी तक समाजवादी पार्टी के साथ थे, कि जयंत चौधरी को भी वही ऑफ़र दिया गया जिस तरह से कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देकर नीतीश कुमार को ऑफ़र दिया गया था, उसी तरह से चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देकर एक संवाद शुरू हुआ जयंत चौधरी के साथ। तो जयंत चौधरी ने भी इंडिया अलायंस छोड़ दी, RLD ने भी छोड़ दी, JDU ने भी छोड़ दी, और अब TDP, तेलुगु देशम पार्टी, उनको भी अपनी तरफ लाने की कोशिश हो रही, क्योंकि कई मुकदमे TDP पर भी हैं, उनके कई नेताओं पर ED के मुकदमे, और जहाँ तक नायडू बाबू की बात है वो तो खुद जेल में रहे थे। तो एक बातचीत का दौर TDP के साथ हो रहा है कि आप आइए, नीतीश मॉडल पर आइए, हमसे बात करिए। इसी तरह से अकाली दल, वो भी नीतीश मॉडल पर उनको पंजाब में साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। नीतीश मॉडल में दरअसल आपको मोदी जी का साझेदार बनना है, आपको बीजेपी की सब्सिडायरी पार्टी बननी है, जूनियर पार्टी बननी है। और इसमें एक एक्सपेरिमेंट उन्होंने महाराष्ट्र में किया, जहां उद्धव ठाकरे को ऑफर दिया गया। उद्धव ठाकरे जब नहीं आए तो शिवसेना तोड़ के एकनाथ शिंदे आ गए। इसी तरह से एनसीपी को तोड़ने की कोशिश हुई नीतीश मॉडल पे, वो नहीं आए तो अजीत पवार को लिया है। तो आप कह सकते हैं कि नीतीश मॉडल अभी तक काफ़ी सक्सेसफुल है। JDU है, RLD है, TDP है, उनको बुलाया जा रहा, अकाली दल आ सकती हैं, शिवसेना पहले से ही शामिल है, शिंदे ग्रुप, NCP अजीत पवार ग्रुप, और भी कई पार्टियों पर निशाना है। तो पहला मॉडल है नीतीश मॉडल। अब दूसरा मॉडल, ये थोड़ा हटकर है। दूसरा मॉडल है मायावती मॉडल, और इसमें जो शर्तें हैं वो ये हैं कि मोदी और अमित शाह चाहते हैं कि अगर आप हमारे साथ नहीं आ सकते, अगर आप हमारे साथ साझेदारी पार्टनरशिप नहीं कर सकते, अगर मुस्लिम वोट्स का आपको खतरा है, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि मुस्लिम आपसे नाराज़ हो जाएंगे, या कहीं ना कहीं अम्बेडकराइट हम आपसे नाराज़ हो जाएंगे, आपके वोट बैंक हमारी साझेदारी से डैमेज हो सकता है, तो आप ऐसा करिए, आप अकेले चुनाव लड़िए, आप अकेले हो जाइए, आप न्यूट्रल हो जाइए, आप तटस्थ हो जाइए, हमारे साथ मिले रहिए, लेकिन इंडिया अलायंस से आपको दूर रहना है। आप भले ही बीजेपी के साथ ना जाएं, कांग्रेस के साथ ना जाएं, आप न्यूट्रल रहिए, और जैसा जैसा हम कह रहे हैं वैसा वैसा करते रहिए। तो इस मॉडल पर भी काफ़ी ऐसे पार्टनर्स हैं, जैसे बीएसपी इसी मॉडल पर इस वक्त एक बी टीम आप कह सकते हैं। इसमें ओवैसी साहब भी हैं, वो पुराने मायावती मॉडल पर हैं। इसमें BRS, जी हाँ, KCR जो मोदी जी के सबसे बड़े विरोधी थे, लेकिन जब से उनकी बेटी उस पर ED का फंदा कसा, TRS ने भी, KCR ने भी मायावती मॉडल को चुना। और आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं कोशिश हो रही है इसी मॉडल पर, मायावती के मॉडल पर ममता बनर्जी को लाने की, उनकी भी कोशिश हो रही कि अकेले लड़ो, न्यूट्रल रहो, बाकी बैकडोर से आपको मदद मिलेगी, और ED और इनकम टैक्स आपको परेशान नहीं करेगी, मायावती मॉडल। और इस फॉर्मूले का तीसरा मॉडल, या आप कह सकते हैं तीसरा विकल्प कह लीजिए, वो मॉडल है हेमंत सोरेन मॉडल। यानी जब टॉक्स फेल हो जाएं, जब डील फेल हो जाए चाणक्य और सामने वाले नेता की, विपक्ष की, तो फिर हेमंत सोरेन मॉडल लागू होता है। और आप समझ रहे हैं हेमंत सोरेन का मॉडल का मतलब क्या है, कि अगर आप बीजेपी में नहीं आते, अगर आप NDA में शामिल नहीं होते, अगर आप अकेले भी लड़ना नहीं चाह रहे, आप तटस्थ भी होना नहीं चाह रहे, अगर आप इंडिया अलायंस को छोड़ने को तैयार नहीं हो, अगर आप इंडिया अलायंस में ही शामिल रहोगे, और अगर आप पे ED के केस है, इनकम टैक्स का केस है, तो फिर हेमंत सोरेन मॉडल लागू होगा। आपको जेल जाना होगा, कम वोट में कुछ भी हो जाए आपको जेल जाना है। यही हेमंत सोरेन मॉडल है, और जिसके डर से कई नेता मायावती या नीतीश कुमार के मॉडल पर मोदी जी के पास जा रहे हैं, झुककर सलाम कर रहे हैं। अब इसमें अगर आप देखें तो हेमंत सोरेन मॉडल में कौन कौन लोग हैं? वही हैं जिनके पास ज़मीर है, जिनके पास हिम्मत है, जो बहादुर हैं, जो झुकना नहीं चाहते। झारखंड मुक्ति मोर्चा इस मॉडल का पहला शिकार है। उसके बाद इसी मॉडल पर RJD भी है, राष्ट्रीय जनता दल, तेजस्वी यादव भी, जो झुकना नहीं चाहते और तलवार लटक रही है उन पर। केजरीवाल अभी भी दुविधा में हैं, हालांकि वो भी हेमंत सोरेन मॉडल पर चल रहे हैं, केसेस उन पर भी हैं,
झुकना नहीं चाहते, मोदी से लड़ना चाहते हैं कहीं ना कहीं, और उनसे बार बार कम्युनिकेट किया जा रहा है। मोदी की तरफ से बार बार केजरीवाल से कहा जा रहा है कि हम मनीष सिसोदिया को भी बेल दे देंगे, संजय सिंह को भी बाहर लाएंगे, आपको भी जेल नहीं भेजेंगे, फाइलें भी बंद होंगी, एलजी और आपके झगड़े भी निपट जाएंगे, आप इंडिया अलायंस छोड़ दीजिए, दिल्ली में गठबंधन ना करिए। ये एक मैसेज जा रहा है। लेकिन केजरीवाल अब तक डिसाइड नहीं कर पा रहे, वो अभी भी मोदी से लड़ना चाहते। अब केजरीवाल की अपनी कुछ सोच है, उनकी अपनी मजबूरियां हैं, जिस पर हम एक्सपर्ट के साथ डिटेल में बात करेंगे। हेमंत सोरेन मॉडल, तीसरा मॉडल। अब दोस्तों, कुल मिलाकर ये जो मॉडल है, मोदी जी का जो मॉडल है, फॉर्मूला है इलेक्शन का, 2024 का जो गेम प्लान उनका है, जो स्ट्रैटेजी है, मैंने कोशिश किया कि आपको एक ब्रीफ में, एक नटशेल में आपको मैं उसकी तस्वीर दिखाऊं। और कुल मिलाकर मैंने आपसे पहले भी कहा कि इसके 3 आयाम हैं। नंबर 1 है कि आप एनडीए में शामिल हो जाइए, नीतीश कुमार की तरह या जयंत चौधरी की तरह, कोई एक्शन नहीं होगा। अगर वोट बैंक की वजह से, मुसलमानों के डर से या दलितों के डर से थोड़ा सा आपको कहीं ना कहीं शक शुबा है कि आपका वोट बैंक जा सकता है, तो ठीक है, आप हमारे साथ मत आइए मंच पर, मंच के पीछे, पर्दे के पीछे से आप हमसे हाथ मिलाइए, अकेले लड़िए और हमारे कहने पर लड़िए, जैसा हम आपको लड़ाना चाहते हैं। और ये मैंने आपको इसकी बहुत सी नज़ीरें दी थी, मायावती की और तमाम बीआरएस की नज़ीर आपको मैंने दी थी। तो एक है न्यूट्रल रहिए। इन दोनों ए और बी में या 1 और 2 में कोई एक्शन नहीं, नो एक्शन, सारे एक्शंस खत्म। और फिर तीसरा है कि जब डील टूट जाए, जब बात ना बने हेमंत सोरेन की तरह या आम आदमी पार्टी की तरह बात नहीं बन पा रही है, तो ये तीसरा मॉडल है कि अगर आप इंडिया अलायंस में ही रहना चाहते हो, ना आप अकेले जाना चाहते हो, ना हमारे साथ आना चाहते हो, हमें छोड़ के आप उन्हीं के साथ रहना चाहते हो, तो फिर एक्शन है। अब दोस्तों, जो सबसे बड़ा सवाल है, बिग क्वेश्चन, क्या इस फॉर्मूले से मोदी और शाह पूरे विपक्ष को, समूचे विपक्ष को ध्वस्त कर देंगे, बिखेर देंगे और ये चुनाव विपक्ष मुक्त होगा? क्या एक ऐसी रणनीति बनाई है मोदी और शाह ने इस बार, एक ऐसा नैरेटिव सेट करने जा रहे हैं वो, जहां विपक्ष होगा ही नहीं? जो नीतीश कुमार होंगे वो उनकी गोद में होंगे, जयंत चौधरी उनकी गोद में होंगे, कहीं ना कहीं निशाने पर ममता बनर्जी भी हैं, कहीं निशाने पर अरविंद केजरीवाल भी हैं, उनके निशाने पर कांग्रेस के भी कई लीडर हैं। अगर कांग्रेस पार्टी नहीं तोड़ सकते तो अशोक चौहान की तरह लीडर ही तोड़ दो, कमलनाथ को ही ले आओ, दिग्विजय सिंह को भी कहीं ना कहीं कुरेदने की कोशिश करो, जो भी टूट सकता है उसको तोड़ो। क्या इस पूरी स्ट्रैटेजी में मोदी कामयाब होने जा रहे हैं, या कुछ ऐसे नेता हैं, तेजस्वी जैसे नेता हैं, राहुल गांधी जैसे नेता हैं, जो झुकने को तैयार नहीं? क्या उद्धव ठाकरे जैसे लोग नहीं झुकेंगे? शरद पवार या रोहित पवार जैसे लोग नहीं झुकेंगे? कम वोट में कुछ हो जाए? और या फिर मोदी और शाह वाकई इस फॉर्मूले से बाजी पलटने जा रहे हैं? 1.5 महीने का वक्त है, फॉर्मूले को अभी और कारगर करना है मोदी जी को। और मुझे लगता है इस सवाल पर होने क्या जा रहा है, सब कुछ बिखर जाएगा या कुछ लोग हैं जो सामने आके खड़े हो जाएंगे और जनता जो है उनके साथ जाएगी। ऐसा होता है चुनाव में। मुझे लगता है कि एक बड़ा सवाल है, और आज 2 बड़े एक्सपर्ट हमारे पास हैं। शीतल सिंह, ये बहुत सीनियर पत्रकार हैं, शीतल सिंह, वो हमारे साथ हैं, सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं। और हमारे साथ अशोक वानखेड़े टाइगर हैं, वो भी उतने ही तजुर्बा रखते हैं जितना शीतल सिंह का तजुर्बा है। दोनों ही एक्सपर्ट हैं, एक आप कह सकते हैं बेबाक पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, खुलकर बोलते हैं और कोशिश करते हैं आसानी से समझाने की। इन दोनों को सुना जाए, और सुना इसलिए जाए कि ये जो रणनीति है, ये जो फार्मूला है, इसको ज़रा भीतर से आप भी देखिए। क्या ये फार्मूला कामयाब होने जा रहा है या खेल अभी बाकी है? टाइगर, जो पहला सवाल मेरा है, पहला सवाल ये है कि ये जो मोदी जी का गोल्डन फार्मूला है, ये गोल्डन फार्मूला है क्या? या तो आप मेरे साथ रहेंगे या फिर जेल जाएंगे। व्हाट इज दिस गोल्डन फार्मूला ऑफ नरेंद्र मोदी? देखिए, 2014 से लेकर 2024 तक टोटल 12 सरकारें ऐसी है जो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स की वजह से डिस्टेबल करके बीजेपी ने अपनी सरकारें बनाई। ये डाटा है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है या कोई मनगढ़ंत फिगर नहीं है। मोदी जी का सिंपल सा है। मैंने पहले भी कहा कि राजनीति में रहने के लिए जो भी राजनीतिक दल सत्ता में होता है, थोड़ा बहुत आया बाया करता है,
चुनाव के लिए पैसा चाहिए होता है और भ्रष्टाचार होता है, बिना भ्रष्टाचार की कोई सरकार नहीं होती। अब बहुत कम बेशरम लोग होते हैं, जैसे केंद्र में अभी बेशरम सरकार है, वो कहती है कि हम भ्रष्टाचार नहीं करते। सबको पता है कि कहाँ से पैसा आता है और कहाँ से जाता है। सवाल ये है कि जो भ्रष्टाचारी है, जो उसने कुछ भ्रष्टाचार किया या संपत्ति जमाई, उसको ईडी नोटिस देके ईडी के रडार पे लेते हैं, फिर ईडी हाका लगाता है। ये जंगल जैसा सीन है दीपक भाई। ईडी हाका लगाता है, बादशाह या राजा मचान पे बैठा रहता है। जब जानवर रेंज में आता है, तो वो देखता है, पहले एक हवा में बंदूक चलाता है। जानवर दूसरे जंगल में भाग गया, ये जंगल छोड़ के, तो चला गया। कोई जैसे ही एक आध जानवर ऐसा होता है कि बंदूक देख के सीधा आके चरण चाटने लगता है। बोले अरे ये शेर नहीं है, बिल्ली है, इसको घर ले चलो पालने के लिए। और जो हुंकार जी करता है उसको गोली मार के शहीद होता है। अब इसका मैं यदि उदाहरण यथार्थ में बताऊं, तो आवाज मारने के बाद जो जानवर दूसरे जंगल में भाग गए, वो मायावती है। मायावती ठीक है, वो केसीआर है। केसीआर है। ठीक है, हाँ। जो आके पैर चाटने लगते हैं, अरे बोले ये शेर समझ रहे थे तो बिल्ली निकला, इसको घर चलो पालने के लिए, बच्चों के साथ खेलेगा ये। वो अजित पवार है, अशोक चौहान है, नारायण नीतीश राणे कुमार, है, हेमंत विश्व शर्मा है, नीतीश कुमार है। और जयंत कुछ चौधरी। जानवर, हाँ, कुछ जानवर शेर है, वो अपनी नेचर से नहीं बदल सकते, वो दहाड़ते हैं, तो उनकी गोली मारी जाती है, उनको जेल भेजा जाता है। वो हेमंत सोरेन है, वो अनिल देशमुख है, वो संजय राउत है, ऐसी बड़ी लिस्ट है। जी ये मोडस अप्रेंटिस है और ये लगातार चल रहा है 2014 से, कोई नया नहीं है। नया नहीं है। तो जैसा जैसा 2024 का चुनाव नजदीक आएगा, इंडिया गठबंधन के तमाम पार्टनर्स को ईडी हाका लगा रही है, क्योंकि शायद ही कोई ऐसा पार्टनर है इंडिया गठबंधन का जो ईडी सीबीआई इनकम टैक्स के रडार पे नहीं है। मैं आ रहा हूँ टाइगर, मैं आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ। शीतल साहब से एक सवाल। शीतल साहब, आप तो पूरी राजनीति देख रहे हैं और 35-40 वर्षों से देख रहे हैं। मैं चीज पूछना चाह रहा हूँ आपसे, दिल्ली की सियासत आप समझते हैं। अगर केजरीवाल ने, अगर अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं किया, अगर अलायंस नहीं की, सीट शेयरिंग नहीं करी, तो फिर क्या अरविंद केजरीवाल बच सकते हैं? और अगर सीट शेयरिंग कर ली उन्होंने, अगर दिल्ली में वो कांग्रेस के साथ एकजुट होकर मोदी के विरोध में खड़े होते हैं, तो क्या अरविंद केजरीवाल इज द नेक्स्ट हेमंत सोरेन? नहीं, अरविंद केजरीवाल इज द नेक्स्ट हेमंत सोरेन। उनके खिलाफ पहले उनको सम्मन दिए गए, क्योंकि उनको कोई केस नहीं बन रहा था, गवाह के तौर पे बुला रहे थे, वो नहीं आए, यही सोरेन कर रहे थे। अब उन्होंने इस मुद्दे को कोर्ट में डाल दिया, ईडी ने। कोर्ट ने 17 तारीख को सुनवाई के लिए उनको नोटिस दे दिया है, इनको कोर्ट में पेश होना है। अब इन्होंने कोर्ट का रास्ता इस बार लिया है कि कोई इनको बहाना न मिले। मान लीजिए कोर्ट आदेश करती कि जाइए भाई, आप सुनिए, सम्मन आपको आया है, आप जाके वहां जवाब दीजिए। और तो वही कार्रवाई होगी कि वो जाएंगे वहां, जवाब देंगे। अब वहां पे ईडी का क्या प्लान है, एक हियरिंग में एक्शन लेगी या अभी लंबा लटकाए रहेगी, अगली हियरिंग पे बुलाएगी, वो सब देखा जाएगा। लेकिन जो जैसा केस उन्होंने बनाया है, उस केस के हिसाब से लेटर और सूनर उनकी अरेस्ट कभी भी वो कर सकते हैं। ये तो जी, बिल्कुल अरेस्ट समझ कर में आता सकते है। हैं। ये जो शीतल साहब कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल नेक्स्ट हेमंत सोरेन है, यानी उनको जेल भेजा जाएगा। मैं आपसे टाइगर ये पूछना चाह रहा हूं, किस सूरत में अरविंद केजरीवाल बच सकते हैं? क्या अगर वो दिल्ली में अलायंस तोड़ दें तो क्या वो बच सकते हैं? माफी हो सकती है? देखिए देखिए बादशाह माफ कर सकता है? अरविंद केजरीवाल एक राजनीतिक दल लेके चले हैं। अरविंद केजरीवाल का विरोध बीजेपी से है। अरविंद केजरीवाल मायावती के फॉर्मेट में जा सकते हैं कि मैं जंगल छोड़ के ही जा रहा हूं। तो आपको इंडिया गठबंधन से अलग होने की जरूरत नहीं है। आपको इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग ही नहीं करनी है। जी बीजेपी वैसे ही, यदि 2019 का आप आंकड़ा देखें, तो बीजेपी सभी सीटों पे जीती है तो 50% के ऊपर ही जीती है। तो कोई दो पार्टी इकट्ठा होने से बीजेपी के 50% से नीचे आएगा, ये हम नहीं मानते। लेकिन यदि सेंटिमेंट बन गया, क्योंकि तब बीजेपी के पास कारपोरेशन था, बीजेपी के पास कारपोरेशन नहीं है। पिछले चुनाव और इस चुनाव में बीजेपी के हाथ से कारपोरेशन भी ले लिया और अपनी सत्ता फिर से स्थापित की
आम आदमी पार्टी ने। तो आम आदमी पार्टी का स्टेक बड़ा है। ऐसे में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इकट्ठा होती है तो 2-4 सीटों पे खेल हो सकता है। मैं जो शीतल जी को पूछ रहा था, ये कि 2 बातें होती है। एक तो जेल जाना तय है, कुछ भी करे जेल तो जाएगा ही। और एक होता है कि जेल जाने के सारे अवसर है। सरकार, केंद्र सरकार उसे जेल भेजती कि नहीं भेजती ये देखना है। तो केंद्र सरकार तो अपने वालों को कभी नहीं भेजती। कितना बड़ा भ्रष्टाचारी हो, कितना बड़ा व्यभिचारी हो, यदि वो बीजेपी का चोंगा पहनता है या बीजेपी का समर्थन में बीजेपी को मददगार साबित होता है, तो फिर वो राष्ट्रभक्त है, वो भ्रष्टाचार, वो देशभक्ति, देश के लिए सेवा मानी जाएगी और उसका व्यभिचार सदाचार माना जाएगा। ये 2014 से लेके भाजपा का कैरेक्टर हो चुका है। शीतल जी, आप इस वक्त सुल्तानपुर में हैं, मतलब आप कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के बीचों बीच हैं आप। अयोध्या से कुछ दूर पर है, लखनऊ राजधानी से कुछ दूर पर है। ठीक है, टाइगर का अपना एक व्यू है कि मायावती अब हाथी लौटेगा नहीं, किसी भी सूरत में अकेला ही हाथी चलेगा। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अगर मायावती अकेले लड़ती, मेरी भी कुछ लोगों से बात हुई है बसपा में, उनका कहना है कि साहब मायावती अगर अकेले लड़ेंगी खत्म हो जाएंगी, ना राज्यसभा में कोई सीट बचेगी, ना लोकसभा में कोई सीट बचेगी, और विधानसभा में सिर्फ एक सीट है, एक विधायक है, वो भी योगी जी का बताया जाता है। तो मायावती जीरो हो जाएंगी। तो बड़ा एक संकट है मायावती के लिए कि कहीं ना कहीं किसी के साथ अलायंस करनी पड़ेगी। इट्स अ क्वेश्चन ऑफ सर्वाइवल। आपको लगता है कि मायावती आचार संहिता लगने के बाद शायद कोई बाद में ऐसा मूवमेंट करें कि हाथ मिला लें और इंडिया अलायंस की तरफ हाथी आए? क्या आपको एक उम्मीद लगती है लेट स्टेजेस में, या आप भी मुतमईन हैं टाइगर की तरह कि अब मायावती का हाथी नहीं लौटेगा, वो अकेले ही जंगल में चलेगा? देखिए, मायावती जी अपनी पार्टी पूरे देश में निपटा चुकी हैं। कुल उनके देश भर में 5 विधायक हैं या 4 हैं। उत्तर प्रदेश में अकेले लड़के उनका एक विधायक जीता, जो अपनी सामर्थ्य से जीता है। उसकी अपनी सामर्थ्य वहाँ है, वो आर्थिक रूप से भी ताकतवर है, सामाजिक रूप से भी ताकतवर है। ठीक है, बसपा के वोट का बेस स्ट्रक्चर भी उसको मिला, वो दोनों मिला के उसने अपनी जीत बना ली। वरना मायावती जी के अपने करिश्मे से एक भी सीट असेंबली की जीतने की उनकी हालत नहीं है, तो पार्लियामेंट का कोई मतलब नहीं। लेकिन वो एक रोल अदा कर सकती हैं कि अगर वो अकेले लड़ती हैं तो बीजेपी की मदद करेंगी। जो भी 6-8% वोट उनको मिलेगा, वो वोट ऐसा होगा जो खतरे में था, जो जा सकता था कहीं विपक्ष में न चला जाए। इसलिए वो वोट जो है लेके वो अलग हो जाएँगी और बीजेपी के लिए रास्ता सुगम करेंगी कि उत्तर प्रदेश में वो मैक्सिमाइज़ करे अपनी सफलता को। ऑलरेडी वो बहुत सफल है, 66 लोकसभा सीटें उसके पास इस समय है, कुल 14 विपक्ष में। तो ये उनका रोल है और अभी तक तो ये रोल करती दिख रही हैं, लेकिन राजनीति में कोई भी चीज़ असंभव नहीं होती। हमें नहीं पता कि उस समय उनके मन में क्या विचार आएगा जब चुनाव की घोषणा हो जाएगी और क्या कांग्रेस एक से उनकी बातचीत हो रही है? मेरी जानकारी नहीं है, ऐसी खबरें आती रहती हैं। कोई ऑथेंटिक जानकारी कहीं से नहीं आई है। कांग्रेस ज़रूर ये प्रयास कर रही है, ऐसा लगता है। लेकिन कांग्रेस तो बहुत सारे प्रयास करती है और बहुत जो प्रयास कर चुकी है उनमें असफल है। आम आदमी पार्टी के साथ उसकी बात बिगड़ने की वजह जो मैं जानता हूँ वो यही है कि वो आम आदमी पार्टी नौजवानों की पार्टी है और उसके जो नेता हैं वो बहुत बेचैन प्राणी है, मोदी जी की तरह है वो बिल्कुल 24 घंटे राजनीति करना और हर समय राजनीति में गुणा-भाग ये सब करना। वो समय नहीं बर्बाद कर सकते और कांग्रेस के पास समय ही समय है। कांग्रेस एक ऐसी ढीली-ढाली पार्टी है जो विभिन्न राज्यों में अपनी इसी तरह की कारगुजारियों के चलते नुकसान उठाती रही है। टाइगर, तो मेरा आपको सवाल ये है कि 2 महीने में होने क्या जा रहा है? अभी 2 महीने हैं, 1.5 महीने। ये 1.5 महीने कितने क्रूशल है इंडिया अलायंस के लिए? क्या कई देखिए, और नेता झुक सकते हैं, टूट सकते? नहीं अब नहीं झुकने वाले नेता। देखिए, इंडिविजुअल जाएंगे तो जाएंगे। कांग्रेस में से अशोक चौहान गया, लेकिन अशोक चौहान कोई कांग्रेस में वो एक्सीडेंटल चीफ मिनिस्टर थे, कोई बहुत बड़ा जनाधार वाले नेता नहीं थे, खुद अपनी सीट हार चुके थे। जी ठीक है। यदि इस बार आपका आंबेडकर कहना है पैक्ट कि होता है, इंडिविजुअल्स जा सकते हैं लेकिन लीडर नहीं, पार्टी नहीं टूटेगी। अब पार्टी टूटने की जरूरत नहीं है, मुझे नहीं लगता, क्योंकि शरद पवार की पार्टी टूट गई, शिवसेना टूट गई, आरजेडी टूट नहीं रही है।
लेफ्ट टूट नहीं रही है, और यही पार्टियां हैं जो अब इंडिया गठबंधन में बची हैं। बाकी इंडिया गठबंधन में कौन सी पार्टी है? हाँ, ममता कहती है कि मैं इंडिया गठबंधन में हूं, लेकिन सीट शेयरिंग में कहीं नहीं है। इंडिया गठबंधन में हूं, समाजवादी पार्टी कहती है, लेकिन सीट शेयरिंग में नहीं है। जी, आम आदमी पार्टी कहती है कि हम इंडिया गठबंधन में हैं, लेकिन सीट शेयरिंग में नहीं है। जी। शीतल जी, लास्ट क्वेश्चन, क्या आपको जी। लगता है कि अभी भी, और मैं छोटा सा जवाब चाहूंगा, क्या आपको लगता है कि अभी भी टक्कर है, या जिस तरह से गोदी मीडिया कह रही है कि भाई इंडिया अलायंस अब खत्म हो चुका है, केजरीवाल भी कहीं ना कहीं अलग हो रहे हैं, ममता अलग हो रही हैं, अखिलेश जो है उन्होंने जयंत चौधरी को अलग कर दिया है, उधर बिहार में नीतीश आ गए हैं, आज अशोक चौहान कांग्रेस के जो सबसे बड़े नेता कह सकते हैं हम, पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र, वो भी आज बीजेपी में शामिल होने के लिए इस्तीफा दे दिया उन्होंने। तो क्या इंडिया गठबंधन फाइट देने की स्थिति में है, या ये मुकाबला धीरे 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 कमजोर होता जा रहा है, या अभी भी आपको टक्कर दिखती है? देखिए, इंडिया गठबंधन जो भी टक्कर दे रहा है वो टक्कर जनता दे रही है। एक्चुअली जो जनता मोदी की नीतियों से, मोदी जी की नीतियों से असहमत है, जो लोग उनसे असहमत हैं, वो सब लोग मिलके इंडिया गठबंधन के अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। इसलिए इंडिया गठबंधन तो रहेगा ही रहेगा। उसे कौन छोड़ जाता है, कौन पकड़ लेता है, वो सब होता रहेगा, कौन जेल जाता है, ये सब होता रहेगा, लेकिन इंडिया गठबंधन हर जगह लड़ाई में वही नजर आएगा। और ये लोग जो ममता बनर्जी या केजरीवाल हैं, इन्होंने ये नहीं कहा कि इंडिया गठबंधन छोड़ दे रहे हैं। ये सीट शेयरिंग पर नाराज है। वो सब नाराजगी जो है चलती है चुनाव में। जिस दिन आखिरी नॉमिनेशन वापस होता है उस दिन तक ये सब चलता है, वो सब चलेगा। क्योंकि 28 पार्टियां हैं, बीजेपी के पास 5-6 पार्टियां हैं बिहार में, उनमें भी जूते चल रहे हैं। बीजेपी तो इतनी समर्थ पार्टी है, हर तरह से सामर्थ्य उसके पास है, सारी एजेंसियां हैं, महाराष्ट्र में जूते चल रहे हैं। महाराष्ट्र में जूते चल रहे हैं। तो जिसके पास 2-4 आदमी होंगे उसके यहाँ बर्तनों में आवाज आएगी। अभी अभी जो मुझे लगता है 2 लोगों पर तलवार लटक रही है, एक केजरीवाल और एक तेजस्वी यादव। ये लोग चुनाव से पहले जेल जा सकते हैं। ये चूंकि ये दूसरे के हाथ में है, उनकी रणनीति का एक हिस्सा ये भी हो सकता है कि चुनाव से पहले इन लोगों को जेल में डाल दे, तो इनके मतदाता वर्ग पर और इनके समर्थक समूह पर असर पड़ेगा, कंफ्यूज हो जाएगा और उन जगहों पर हमें सफलता मिलने में आसानी होगी। ऐसा एक प्रयास एजेंसियां सत्तारूढ़ दल के पक्ष में कर सकती हैं, ऐसी मेरी आशंका है। टाइगर, लास्ट क्वेश्चन, अभी भी अगर हम देखें, पिछली बार मोदी जी के पास तकरीबन 37% वोट था, यानी 62%, 62% वोट उनके अगेंस्ट गया। अगर ये 37 प्लस वोट जो है, अगर 4%, 5% मान लीजिए बढ़ जाता है, खासकर हिंदी हार्टलैंड में राम मंदिर की वजह से या कोई भी कारण है, अगर ये 4-5% बढ़ता है तो भी जो वोट उनके अगेंस्ट है वो ज्यादा पड़ रहा है। आपको लगता है कि विपक्ष को तोड़ने के लिए, इस वोट को तोड़ने के लिए मोदी जी और अमित शाह ऑल आउट जाएंगे? क्योंकि अगर हम नहीं, अरिथमेटिक ये देखें तो उनके पक्ष में अभी भी नहीं है। टाइगर, मुकाबला कड़ा है अभी भी। बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन। भयानक कड़ा है। मैं तो आगे जाके कहता हूं कि सिंपल मेजोरिटी के लाले पड़े हुए हैं। जो राम मंदिर की बात आप करते हैं या रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की बात करते हैं, तो जो काउबेल्ट है वो तो ऑलरेडी इनके पास है। राजस्थान में 25 से ज्यादा सीटें मिलेगी नहीं ना आपको, क्योंकि सीटें ही 25 है। गुजरात में 26 सीटें तो 26 ही है। लेकिन महाराष्ट्र की सीट का क्या, बिहार की सीट का क्या, बंगाल की सीट का क्या? और यहां यदि गड्ढे पड़ते हैं तो इसकी आपूर्ति कहीं और होती दिखाई नहीं देती। एक दक्षिण में स्टेट है आपके पास कर्नाटक, वहां पे भी इस बार गड्ढा होगा। जी, तो बीजेपी इससे डरी है। ये 101 अब की बार 370 जो बोल रहे हैं प्रधानमंत्री जी, वो वार क्राई है, 400 पार वाला वार क्राई है वो। 303 तो तुम मैक्सिमम पे हो। 303 से 370 करने के लिए 67 सीट जोड़नी है। वो 67 सीट लाओगे कहां से आप? जी, कहां से लाओगे? कौन सा ऐसा राज्य है? आपको बंगाल स्वीप करना पड़ेगा। 30 सीटें बंगाल से लेनी पड़ेगी, 42 के 42 बंगाल में, 80 सीट लेनी पड़ेगी यूपी में आपको पूरी की पूरी, तो 20 वहां पड़ जाएगी, तो फिर 50 होते हैं। बाकी कहां है मैच फिर? इसका मतलब
टाइगर, इसका मतलब है मुकाबला अभी फंसा है, जिससे शीतल जी भी इशारा कर रहे हैं, आप भी इशारा कर रहे हैं, और इसलिए नहीं, फंसा नहीं है, बुरी तरह से फंसा है, बुरी तरह से फंसा है। कुल मिलाकर यही छटपटाहट है, यही छटपटाहट है, जिन्हें आप गद्दार कहते हैं, जिन्हें आप डीलर कहते हैं, जिन्हें आप भ्रष्टाचारी कहते हैं, उन्हें मजबूरी में गले लगाना पड़ रहा है। ये एक सीट की मारामारी है, ये 272 का आंकड़े की मारामारी है, 370 362 ये तो हवाबाजी है सब। लास्ट कमेंट शीतल साहब, लास्ट एक लाइन का जवाब, क्या अभी भी आपको उम्मीद है कि खेल पलट सकता है, या आपको लग रहा है कि नहीं, मोदी तीसरी बार शपथ लेने जा रहे हैं? मुझे ये लगता है कि मोदी जी शायद बहुमत फिर भी पाले, लेकिन काफी स्ट्रगल करना होगा उनको। वो इसलिए लगता है कि कांग्रेस और पर्टिकुलरली कांग्रेस, जो इस गठबंधन का सबसे बड़ा स्ट्रक्चर है, उसके पास साधनों की भी मुझे कमी लगती है, और साधनों का बहुत बड़ा फर्क मोदी जी ने पैदा कर दिया है। जैसे बहुत सारे फर्क पैदा किए, साधनों पे हम लोगों ने बात नहीं की, साधनों का फर्क जो है वो बहुत बड़ा है। जी, आप देखते हैं जो व्हाइट में पैसा आता है, बॉन्ड के माध्यम से उसका 90% तक मोदी जी के पास चला जाता है। दूसरे सब लोग मिलके, देश में 300-400 पार्टियां हैं, वो 10% में है। तो एक तो ये पैसा हो गया। जो जी, अदरवाइज पैसा आने के सोर्सेज हैं, सब पे ईडी, मैं सीबीआई समझ सब गया। पे समय अब हो रहा है। मैं समझ गया आपकी बात कि संसाधनों की कमी है, कांग्रेस को थोड़ा, अंग्रेजी में कहते हैं पुल अप द सॉक्स, थोड़ी सी अपनी बाहें चढ़ानी होंगी, थोड़ी मेहनत करनी होगी, और कहीं ना कहीं जनता जो है वो इस बार, हो सकता है कि जो जनता है, जो हमने पाकिस्तान में देखा कि सियासत कहीं कुछ कह रही है, सेना कुछ कह रही है, मीडिया कुछ कह रही है, लेकिन जनता ने खेला वहां पर किया है। ये अलग बात है कि वहां बाद में बेईमानी हुई। जनता ने मूड बना रखा है, और खासकर 4-5 ऐसे राज्य हैं जहां पर बीजेपी को कड़ी टक्कर का सामना झेलना पड़ सकता है, जिसमें आज की तारीख में बंगाल है, बिहार है, महाराष्ट्र है, उसमें कर्नाटक है, झारखंड भी एक स्टेट है, और पंजाब वगैरह में तो बीजेपी कमजोर है ही। बहरहाल, आप दोनों आए, एक चीज आपने कही कि जो 1.5 महीने का सफर होगा, इसमें देखना पड़ेगा कि मोदी अभी अपने तर्कश से कौन कौन तीर निकालते हैं, और क्या इंडिया अलायंस अभी और टूटता है, या जितना टूटना था उतना टूट चुका है, जितना डैमेज होना था उतना डैमेज हो चुका है। बहरहाल, आगे आगे देखिए होता क्या। आप दोनों लोग आए और दोनों ने एक पर्सपेक्टिव रखा कि भाई अभी भी खेला में दम है, और जैसे शीतल जी कह रहे थे कि थोड़ा संसाधनों की कमी जरूर है, लेकिन अगर कांग्रेस चाहे, जो सबसे बड़ा आप कह सकते हैं स्ट्रक्चर है इंडिया अलायंस में, सबसे बड़ी पार्टी, बहुत कुछ राहुल गांधी को भी तय करना हो। टाइगर, बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ टाइगर। एक आखिरी बात मुझे कहनी है कि कांग्रेस को अपने कान और आंख का इलाज करना चाहिए। कांग्रेस अंधी हो चुकी है और बहरी हो चुकी है। ये जिस दिन कांग्रेस के आंख और कान खुलेंगे, बीजेपी 150 पे आ जाएगी। बीजेपी 150 पे। जी शीतल जी, कुछ आप कहना चाहेंगे? नहीं, वो अब अशोक जी ने कह दिया, उन्हीं की बात को सुन लेते हैं। चलिए, तो टाइगर ने आज ये भी बता दिया कि 150 पे कैसे लाया जा सकता है मोदी को, भी आज उन्होंने बताया। मुझे लगता है कि राहुल गांधी तक ये पैगाम पहुंचना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया टाइगर आपका, बहुत बहुत शुक्रिया शीतल साहब आपका ज्वाइन करने का। थैंक यू सो मच।